खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ सईद काजी, आपका होस्ट, और मेरे साथ मौजूद है मियाँ शाहिद साहब। कुछ और लोग भी मेहमान हमें मुअज़्ज़ज़ ज्वाइन करेंगे, मगर कुछ खबरें और रन डाउन पे पहले बात कर लेते हैं। वज़ीर आला KPK कह रहे हैं जी एतमाद का वज़ीर आला को वोट लेना पड़ेगा, गवर्नर साहब फरमा रहे हैं वहाँ पे। अरे आखिरी खबरें आने तक तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी, ये किस रास्ते पे खैर से चल पड़े हैं? और क्या अगर ये वो समझते हैं कि ये एतमाद से महरूम हो चुके हैं, तो क्या एक जो है वो क्रॉस ओवर हो गया है? क्या वो पार्टी लोगों ने बदल ली है, अपनी लॉयल्टीज बदल के पीपल्स पार्टी में चले गए हैं या मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं? तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? क्योंकि आखिरी खबरें आने तक हमारा तो ये ख्याल था कि अगर आप इस तरीके से डिफेक्शन करते हैं तो आप सीटों से महरूम हो जाते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आ गया था। अख्तर मैंगल साहब के बाद मजीद किस किस इस्तीफ़े की तवक्को की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के भी एक एक्स MNA हमारे साथ होंगे, उस पर बात करेंगे। मगर एक बात ज़ाती सी है, वो मियाँ साहब आपसे करूँगा, जो अख्तर मैंगल साहब ने कल बात की है और वो बिल्कुल हर आदमी ने उसको इग्नोर किया है, मगर जब मैं आपकी तरफ आऊँगा तो उस पर हम बात करेंगे। उधर मौलाना का कहना है कि सियासतदानों को बाइख्तियार बनाया जाए। अच्छा, जई साहब भी यही कह रहे हैं। कैसे बनाया जाए? आपने खुद नहीं बनना, कौन बनाए? किसको कहें? किसी को बंगाल से बुलाना है हमने, या किसी को हमने जो है वो नेपाल से आके करेगा? आपने खुद बाइख्तियार होना है, और वो खुद कैसे आप बाइख्तियार होंगे? और फिर मियाँ साहब आपसे लास्ट में ये भी बात करेंगे कि IPPs कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली क्यों बन रही है, और फिर ये जो एक नया तरीका कार है बिजली बनाने का जो हवा के साथ, इसमें हमें एक यूनिट कितने का पड़ रहा है। और आज मैं खबर और भी मियाँ साहब आपकी देख रहा था कि जी 150 अरब रुपया लगेगा मकामी कोल को इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें से बड़ी खतीर रकम यानी 2 रुपये कम हो जाएगी बिजली। माशाल्लाह, ये अब ना मारे। मुझे लगता है यहाँ पे लोग भागने से पहले कहते हैं कुछ लंगोटियाँ शिकोटियाँ पकड़ के ले जाएं। जी मियाँ साहब, ये तो पहले आते हैं इस पे। ये इस बयान का कोई वजह तस्मिया आपको नज़र आती है कि वज़ीर आला KPK एतमाद का वोट लें या क्या लें? क्या मतलब उनका फॉर्म 47 ठीक नहीं था, वो 45 नहीं आए थे, या क्या सिलसिला था? जी मियाँ साहब। देखिए काजी साहब, जो गवर्नर का ओहदा होता है ना, ये बड़ा जिम्मेदार ओहदा होता है और बहुत बड़ा ओहदा होता है। उस पर जो बात की जाती है या तो बड़े इत्मीनान के साथ की जाती है और उसमें मजाक नहीं किया जाता। अब KPK की सूरत हाल जो है वो देख लें कि KPK में 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, और अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है या जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता है तो इसका मतलब है कि वो उस जमात में नहीं रहा और डिसक्वालीफाई हो गया। इससे मुतल्लिक जो है फैसले पड़े हुए हैं। तो इस माहौल में तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मियां साहब ऐसे हो सकता है कि हम एक और तरमीम लेके आ जाएं? अगर एक तरमीम कर दें हम कि जी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बल्कि उसका नाम हम नोबेल प्राइज के लिए उधर भेज देंगे यूरोप में, अगर जो डिफेक्ट करता है। कोई ऐसी भी बात हो सकती है? क्योंकि ऐसे मौजे तो होते रहते हैं। काजी साहब, कानून साजी करनी है और हुकूमत के पास इस वक्त ये मामलात हैं कि कल मुश्तरका इजलास बुलाना था, वो मुलतवी कर दिया गया है कि हुकूमत के पास जो कानून साजी करनी है उस हवाले से या तो नंबर पूरे नहीं है या उनकी तैयारी नहीं है। तो कैसे तरमीम करेंगे? हुकूमत के अपने दाने जो हैं वो पूरे नहीं हैं, अपने उनके नंबर पूरे नहीं हैं, तरमीम नहीं हो सकती। और जो KPK की सूरत हाल है, वहाँ गवर्नर साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो बयान मजाक बन जाए, क्योंकि ये तरीका भी नहीं होता कि गवर्नर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहें कि एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। कौन कहेगा, कैसे कहेगा, क्या तरीकाकार होगा? इसके बाकायदा तौर पर तरीकाकार है एक, और ये देखना पड़ता है कि क्या वहाँ एतमाद का वोट लिया जा सकता है और क्या वहाँ पर उनकी वो अक्सरियत खो चुके हैं। अगर वो अक्सरियत खो चुके हैं तो क्या वो इत्तेहादी हुकूमत है? वो तो एक 2/3 मेजॉरिटी रखते हैं, वो इत्तेमाद का वोट जो है उनको कैसे कहा जा सकता है लेने के लिए? अच्छा मियां साहब, एक और खबर दें। आज एक और खबर भी थी कि एक नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी KPK के वजीर आला जो है, अच्छा समझ में नहीं आता, कभी उनसे तरला करते हैं यार जलसा ना करो, जुलूस ना निकालो, कभी कहते हैं तुम्हारे तो पर्चा है। तो किस तरफ जा रहा है मामला अपना किबला मियां शाहिद साहब? काजी साहब, एक तो मुझे जलसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज 4 तारीख है, कल 5 हो जाएगी और आगे 3 दिन रह जाएंगे, बल्कि 2 दिन रह जाएंगे। किसी किस्म की तैयारी नज़र नहीं आ रही, क़यादत नज़र नहीं आ रही, शेर अफजल मरवत नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनको अगर इंतजामात उन्होंने करने हैं तो वो वज़ीर आला हैं, और दूसरी क़यादत जो है वो मीटिंग खेल रही है। जलसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उस तरह अगर हुआ भी तो उस तरह का जलसा नहीं होगा जिस तरह का दावा किया जा रहा है, और ये खुद अपना जो है मामला खराब करेंगे PTI वाले। जहां तक मामला है अदालत का, तो अदालत ने उनके गिरफ्तारी जारी किए हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने एक आज मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा था जो कि अदालत ने कबूल नहीं किया,
और अदालत ने उस पर इस्तफसार किया कि एक बात और की जाती है, दूसरी बात और की जाती है। तो इस हवाले से उन्होंने SHO बाराकों को कहा है कि वो कल उनको गिरफ्तार करके पेश करें। हालांकि वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो वारंट की तामील जो है वो कराई जाती है, लेकिन कल जो CM KP के जो हैं वो अदालत में पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन कायद साहब जलसा जो है ना इस्लामाबाद के अंदर, वो उसके इम्कानात मादूम होते हुए नज़र आ रहे हैं सर। देखिए मियाँ साहब, मुझे ये तो बताएं, मैं आपकी बात ज़ाहिर आप क्लोज क्वार्टर से देख रहे हैं, 7 बजे जो है वो दरवाज़ा खुलवा के तो पहुँच जाते हैं, करते हैं तरले, बाहर आके नारे मारते हैं। तो ये फिर, और दूसरी बात ये कि इस लीडरशिप की तो कोई मकाम ही नहीं है। वो जिसके पीछे लोग हैं उसका आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखें कायद साहब, जो लीडरशिप इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है ना, ये तो मुझे कंप्रोमाइज नज़र आती है। और आप देखें कंप्रोमाइज कैसे है, कहाँ है शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। जलसा करना है आपने इस्लामाबाद से, में आपने अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना है और जगह बदल गई, जलसे की जगह मुबैना तौर पर बदल चुकी है। मियां साहब ये अब जलसा कहाँ कह रहे हैं, 350 कनाल का कोई मकाम या है जहाँ पे हम जलसा करेंगे, वो कौन सी जगह है जिस पे इन्होंने मुबैना तौर पर करना है? देखिए कायद साहब, वो तो अभी नोटिफाई होगा तो पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंतजामिया जो है नोटिफिकेशन जारी करेगी। संजानी अगर आपने वो इलाका देखा हो तो वो एक उजाड़ इलाका है, वहाँ पर मोशी मंडी लगती है। वहाँ पर जो है PTI कहती है कि हमने जलसा करना है, वो बिल्कुल KPK की सरहद के पास है, यानी पंजाब और इस्लामाबाद और KPK, वहाँ से एक सरहदें तीनों की मिलती हैं, वहाँ से KPK शुरू हो जाता है। और वहाँ पर जो है PTI कहती है कि हमने जलसा करना है। जहाँ पर पहले जलसा इन्होंने करना था, जो तरनोल की जगह थी, वो जगह मुख्तस की गई थी, उसका नोटिफिकेशन हुआ था। अब क्या नोटिफिकेशन नया जारी करेंगे? अदालत को भी यही बताया हुआ था कि हमने फलां जगह जलसा करना है, उसी की इजाज़त थी। और ख़ुद अगर आप जलसे की जगह बदलेंगे तो फिर आप खुद जो है वो अपनी बाल कोट दूसरे की को दे रहे हैं। मियां साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, मगर कंट्रडिक्शन वही कि क्या आप डिसोसिएट कर सके अवाम को उससे, जो एक अवाम का जम रफ़ी खुद अपनी हमाकतों से, इसकी मिस मैनेजमेंट से, मिस गवर्नेंस से, यानी दहाइयों की मिस गवर्नेंस से जो आपने एक अफरीद खुद क्रिएट किया है, वो तो तब तक है जब तक है जलसा हो ना हो, मसाइल और वो जो फॉल्ट लाइंस हैं वो उधर ही रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी होंगे और मियाँ साहब तो हमारे साथ हैं ही। एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। मियाँ शाहिद साहब, अब अख्तर मैंगल साहब का इस्तीफ़ा आया है, मौलाना फजलुर रहमान का बयान आया है। अब खुद जब हमारे फाजिल मेम्बरान जो हैं वो उसके बाद अचकज़ई साहब की एक कल परसों तकरीर थी, वो हमने सुन ली। उधर जो मुस्लिम लीग नून है उसके पास सिवाय जो है वो बेचने के कि जी बाजवा साहब को पकड़ लें, उसको पकड़ लें। अच्छा पकड़ लो भाई, जाके आपके पास एग्जेक्टिव पावर है। वैसे भी पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह बराजमान है, तो ये सारा एहतसाब वो शुरू कर दें। मगर मामला ये है कि ना बिजली काबू में आ रही है, ना बिजली के हवाले से कोई काम हो रहा है, ना महंगाई काबू में आ रही है। अलबत्ता स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने एक हमें बताया है जी कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। और भाई ज़मीन कहाँ नीचे आ गई है? ज़मीन पर तो देखो वो क्या मामला है, जो लोगों की क्या हालत हो रही है। तो अब आप मुझे ये बताएं मियाँ साहब कि क्या इस जो आप बातें कर रहे थे कि यहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं नई नई जो बातें हो रही हैं कि जनाब यहाँ पे कौन सा सेटअप आए, क्या इस तरह की अभी र्यूमर मिल चल रही है या ये वेंटिलेटर पे अभी कुछ देर लगे रहेंगे जो लगे हुए हैं? मियाँ साहब साहब, पहले तो बड़ी खबर यह है कि बानी PTI की आज उनके बच्चों से बात हो गई है और आज जेल के अंदर जेल इंतज़ामिया ने उनकी बात कराई है, उनके बच्चों से आज उनकी बात हो गई है। ये तो आज की बड़ी खबर ये है। दूसरा ये है कि आज उन्होंने बात करते हुए मीडिया से ये कहा है, क्रिकेट पर उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश से जो हारे हैं क्रिकेट, वो बहुत बड़ी तबाही का मंजर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिफारशी कल्चर को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि एक टेक्निकल गेम है और इस पर सिफारशी जो है वो बिठाए हुए हैं। उन्होंने रमीज़ राजा का ख़ास तौर पर जिक्र किया कि रमीज़ राजा जो थे वो इस क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते थे, इस गेम से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट को चलाया। और उसके बाद जो है सिफारशी जो है बिठा दिया गया है। वो PCB के चेयरमैन की बात कर रहे थे। ये तो आज की बड़ी खबर है कि ये खुदा करके बात जो है वो PTI चेयरमैन की जो है वो हो गई है, बानी चेयरमैन की उनके बच्चों से। दूसरी कायद साहब जो आप बात कर रहे थे कि र्यूमर मिल जो चल रही है,
ये अफवाहें नहीं हैं सर, ये जो है मुकम्मल तौर पर मामलात जो हम कहते थे खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी पक चुकी है। वो इसलिए कि IPPs पर जो तहकीकात हो रही थी वो भी मंतकी इंजाम को पहुंच चुकी हैं। आपने देखा कि जो नैब है वो भी एक्टिव हो चुका है। उसके अलावा कल जो बयान है सबसे बड़ा, जो कि आज अखबारात की शायद सुर्खी भी है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है, सबका एहतसाब होगा। अगर एहतसाब जो है वो हो रहा है और इसमें से कोई भी जो है वो अबव द लॉ नहीं है, कानून से बालातर नहीं है, तो एहतसाब का एक चक्कर तो चलने वाला है काजी साहब, नंबर एक। नंबर दो, मामलात नहीं चल रहे, हुकूमत नहीं चल रही है। हुकूमत जो है वो उसके गवर्नेंस जो है वो दिन ब दिन गिर रही है। जो बात की जा रही है महंगाई की, तो जो दाल चना है वो 200 से 400 रुपये हो जाती है, तो हम कहते हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है। बिजली जो है वो महंगी होती है और हम कहते हैं कि नहीं, पिछले महीने जो है वो बिजली इतनी महंगी हुई थी, इस महीने थोड़ी सी सस्ती हुई है, पहले से कम महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई, पहले से कम महंगी हुई है, इसलिए रिलीफ मिल गया है और महंगाई में कमी आ गई है। महंगाई में कमी इस तरह आ रही है कि जो पहले ज़्यादा महंगी चीज़ थी अब वो कम महंगी हुई है, तो हम कहते हैं महंगाई में कमी आ गई है। वो उस सतह से इतनी ऊपर है, गुर्बत की सतह से, कि लोग उस तक नहीं पहुंच सकते काजी साहब। गुर्बत की इसका मतलब ये सबसे बड़ा धोखा ये होता है, ये जो कहते देखे ना, इन्फ्लेशन, हम अगर सादा जबान में बात करें, इन्फ्लेशन है रेट ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ थिंग्स। तो हम कहते हैं यार ये जो पेट्रोल 295 का या जितने का था वो आज 290 पे नहीं गया, 290 पे चला गया है, तो इसलिए महंगाई कम हो गई है। यानी ये असल में बात ये होती है, मगर उसमें हम सुर्खियों में ट्विस्ट कर देते हैं। जी काजी साहब, एक नई इस्तिलाह निकली है, ये चंद दिन पहले हमारे वजीर तवानाई कह रहे थे कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो पिछले महीने जो थी वो इतनी थी, इस महीने इतनी है। वो भाई एक महीने में आपने वसूल कर ली थी वो, और दूसरे महीने में दूसरी वसूल करनी है, तो महंगाई कम तो नहीं हुई, महंगाई तो उसी सतह पे है, बल्कि बढ़ रही है। चीजें जो है, आप जाएं बाहर, कोई भी हुकूमती जोमा जो है वो बाहर जाके किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीद के तो देखे, वहां पर कोई भी चीज आप खरीदेंगे आपको 250 रुपए से कम नहीं मिलेगी। क्या एक शख्स 250 रुपए की हांडी सब्जी, सिर्फ सब्जी, वो खा सकता है? वो भी नहीं खा सकता। इसलिए महंगाई का रोना तो जो रो रहे हैं, लाहौर में तो 250 की शायद अब नहीं मिल रही होगी, मुझे नहीं पता, शायद मजाफात में कहीं इस तरह से सस्ता हो, लेकिन आम आदमी का तो इस तरह से। लेकिन मियां साहब, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये तो 5000 रुपये की जो है एक बंदे की हांडी भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस नीचे तो जो सूरत हाल है। लेकिन जो एक आपने इससे पहले बात की, देखिए जिस तरह मजाक बना इस मुल्क में एहतसाब का, जिस तरीके से जो है अकामे हलाल हुए, यानी जिस बात पे हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था कि एग्जीक्यूटिव पोस्टों पर बैठे हुए बंदे 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, और नौकरियां भी वो, मैं अभी इरशाद भट्टी को कोट करना चाह रहा था मगर मेरी यादाश्त जवाब अभी कुछ नहीं मुझे बता रही कि किस किस मुलाजमत के अकामे बाहर थे, वो आके जनाब आए, वजीर बन गए, उधर से उतरे, जमानत जो है वो वहीं पे हो गई, एयरपोर्ट पे हुई, पहले जो उठाया हल्फ, फिर पहुंच गए वहां पे क्या कहते हैं अदालत में, और फिर जिस तरीके से हुआ, तो मेरे ख्याल में इस तरह का एहतसाब होना है, तो फिर मेरे ख्याल है इसी तनख्वाह पे चलते हैं मियां साहब। काजी साहब नहीं, ऐसा एहतसाब अब ना मुमकिन नहीं है सर। अब एहतसाब होगा या फिर यह मुल्क चलेगा, क्योंकि इतना लूटा गया है कि अब मुल्क में सकत नहीं है। आपने देखा कि IMF नहीं आ रहा, IMF जो है वो हमारा सितंबर में भी जो मुआहदा होना था वो नहीं हो रहा, IMF नहीं मान रहा है। IMF क्यों नहीं मान रहा? वो इसलिए नहीं मान रहा, वो कहता है कि जो मैं पैसे देने वो कहां से देंगे आप, पैसे नहीं है मुल्क में, और कोई हमें दोस्त मुल्क जो है पैसे नहीं दे रहा, वो तैयार नहीं है कोई भी पैसे देने को। यहां पर इन्वेस्टमेंट करने को क्यों कोई तैयार नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि यहाँ एहतसाब का अमल जो है बहुत कमजोर है। यहाँ पर एहतसाब जो है वो एक टारगेटेड होता है, लेकिन अब ये नहीं है। अब ये फैसला कर लिया गया है कि एहतसाब एक रास्ता बोर्ड होगा, करप्शन के खिलाफ होगा, स्मगलिंग के खिलाफ होगा, हर करप्ट जो है वो इस चक्कर में आएगा और वो एहतसाब होगा। तो एक और वाकया हुआ कल, एक वाकया क्या, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर कैसर बंगाली इंतहाई अपराइट आदमी माने जाते हैं, उन्होंने जो तस्वीर कशी की, 3 कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दिया कि भाई रियलाइजेशन ही नहीं है,
एहसास ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि रिवर्स एफडीआई हो रही है। रिवर्स एफडीआई का सादा और सलीस उर्दू में मतलब यह है कि बजाय इन्वेस्टमेंट अंदर आने के, इधर से इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर जा रही है और लोग अपना कारोबार लपेट रहे हैं, ये उनका कहना था। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम असासे बेचना चाहते हैं, खरीदार कोई नहीं है। और फिर उन्होंने जो उससे अलादगी की वजह बताई वो ये कि भाई वो वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा कि भाई वहां एहसास ही नहीं है किसी को कि हम किस दाने पर खड़े हैं। जी मियां साहब, कैसा वो ऐसा क्यों कह रहे थे, आपको पता है ऐसा क्यों कह रहे थे? उस दिन हमने जो स्टोरी की है वो वही कह रहे थे, साडा बंदा। जब आप साडा बंदा लेके आएंगे कि हमारा बंदा ही होगा तो वो काम करेगा। ओके, बंगाली साहब भी जो है वो साडे बंदे के हाथों यानी मजबूर होकर बाहर आए हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। IPP पे बात करेंगे। कुछ किसान आए हुए हैं एहतजाज करने और वो एक हैरत की बात नहीं है। इन्होंने अगर ये ठीक ना हुए तो किसानों के साथ खुदा न खास्ता कुछ और लोग भी आएंगे अगर हमने ये जो एक डे लाइट लीगल रॉबरी को ख़त्म ना किया तो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है वेटरन पॉलिटिशियन जनाब शेख रोहेल असगर साहब ने। किसी तारुफ के मुताज नहीं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। शेख साहब, एक बड़ा मुतदिल सा आपका स्टैंस रहा है और बड़ी आपने सियासत जो की है बड़े वक़ार से की है, मगर इन दिनों इस हुकूमत इस इलेक्शन के बाद मुझे कुछ थोड़े से आप नाला नज़र आए हैं। पहले तो जो डिलिमिटेशंस थी और फिर कुछ सियासी हालात से, और फिर हम देखते हैं कि उसी डगर पे चल पड़े हैं और सियासतदान भी, जिस तरह आपने देखा बलूचिस्तान के हमारे आपके एक साथी जो हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ कि सियासत से एकदम बेजारी नज़र आती है अब आप जैसे जो लोग हैं उनमें भी? शेख साहब, हाँ, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर ज़मीर अगर आपका है, जागता है, या आपके थोड़े अंदर कोई एहसास है, या आपके दिमाग को सोचने की सलाहियत है अभी आपकी, तो कोई भी शख्स जो इस किस्म की सलाहियतें रखता है वो अपसेट होगा यार, बहुत दिल बर्दाश्त होगा। जो हालात दिन ब दिन होते जा रहे हैं, कोई भी मेरी जगह कोई भी होगा वो इसी किस्म की सोच रखेगा, इसी किस्म के ख्यालात का इज़हार करे। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि कोई सच सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप सच बोलते हैं तो कहते हैं यार नाराज हो गया। आज मुझे कोई कह रहा था कि पता नहीं किसी सोशल मीडिया पे होगा कि जी शेख साहब ने तय कर लिया छोड़ने के लिए। यार अगर मैं सच बोलूंगा तो इसका मतलब है कि मैं जमात को छोड़ रहा हूँ। मेरा तो मकसद सिर्फ ये होता है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हालात हैं इस वक्त, वो आपके सामने पेश कर दूं। मैंने जो आज खबर सुनी है ग्राउंड रियलिटी ये थी कि NA 121 में आप इलेक्शन हारे, आपने जो है दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट की जीत कबूल कर ली, और दूसरी जानब आपके जो कायद हैं वो NA 130 में इलेक्शन हारे हैं। तो क्या उसमें उनको नहीं कर लेनी चाहिए कबूल? नहीं, ये आप ऐसे ना कहें कि जब तक आपके सामने कोई ठोस वाहद ना हो या उस पे आपने कोई ऐसी अभी कोई चीज सामने ना आई हो, इस किस्म की बातें पटल की रिपोर्ट कहती है नहीं, इस किस्म की बातें करने से ग्रेस करना चाहिए। देखिए, मेरी अपना एक मजाज है मेरा। अच्छा शेख साहब, मैं बात को बदलता हूँ, मैं बात को थोड़ा बदलता हूँ। शेख साहब, आपने कहा जी कि मैं इस फीलिंग से तो आपसे एग्री करता हूँ। जब आप अपने इलेक्ट्रेट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिजली के बिलों की बात करते हैं, ये चीजें हैं जिसने आपको डिसग्रंटल कर दिया? मतलब आप देखें ना, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि महंगाई का क्या हालत है, तो मैं ये आपको कहूँगा कि लोग बहुत इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लेकिन चूंकि इस खित्ते में इनकलाब की कोई नज़ीर मिलती नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद लोग उसी एक बात पे ईमान रखते हैं कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस पे मेरे ख्याल में उनका कामिल यकीन है और इसी पे यकीन किए जा रहे हैं। मैं कल भी किसी को कह रहा था, आज भी किसी को कह रहा था
कि जब आप कैमरा और माइक लेके बाजार में जाएंगे, गालियां निकालेंगे, फिर करते जाएंगे, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वही शख्स जो गालियां निकाल रहा था वो बिल जमा कराने वाली लाइन में लगा होगा। तो आप उसका क्या करेंगे? आपके पास तो हल नहीं है। लेकिन हाँ, उठते जरूर है आप कि इसका आपको हल सोचना है, बजाय इसके हम किसी गैर जरूरी बातों में उलझते रहें, गैर जरूरी बातों पे अपना वक्त जाया करते रहें, अपनी एनर्जी जाया करते रहें। हमें आवाम के मसाइल को देखना है। अब मेरी नज़र में तो आप इस वक्त एक वक्त आ गया कि आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। या तो आप मुल्क के और मुल्क के अवाम के लिए फैसला ले लीजिए, या फिर आप अमेरिका की ताकत। शेख साहब, एक और भी बात हुई है, यानी आज जो खुद पॉलिटिशियंस हैं, अच्छा जही साहब की तकरीर सुन लें, चलें पहले वो पहले इत्तेहाद में थे, अब अलहदा हो गए, अब खुद मौलाना फजलुर रहमान को सुन लें तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट के साथ हम शामिल होकर डिस्क्रेडिट नहीं होना चाहते। तो ये जो सियासतदानों का अपना ही सबसे आला ऐवान जो है, जो सबसे इस रियासत में बुलंद तर मकाम रखता है, उस पर एतबार क्यों उठता नजर आता है खुद फाजिल मेमरान का? असल में मैं आपको एक गुजारिश करूंगी, मैं किसी के साथ अपना मुकाबला नहीं कर रहा। जब तक आप इक़्तिदार की ख्वाहिश के ताबे रहेंगे, आप इसी किस्म की बातें सुनते रहेंगे। अगर जब तक, देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूँ, बात यह है कि गलत तो सब कुछ होता है और खराबियाँ भी होती हैं, उसमें अच्छाइयाँ डालनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, काविश करनी पड़ती है। मौलाना साहब की इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। अगर आप बाहर बैठ के सिर्फ तनकीद करते रहेंगे तो उसका मेरे ख्याल में शायद ना तो मुल्क को फायदा होगा, ना आवाम को फायदा होगा। जाइए अंदर बैठ के उनके साथ तय कीजिए, बैठिए, मुकालमा कीजिए, बताइए अगर आपके पास कोई इसका हल है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास महंगाई का हल है, आपके पास किस चीज का तोड़ है, तो जाइए जाके बात कीजिए। ये कोई तरीका नहीं है कि बाहर बैठ के आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझसे पूछ लीजिए। मैं एक लेमैन हूँ, मैं तो उस मकाम तक नहीं हूँ ना जहाँ तक मौलाना साहब हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तक आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने अंदर से इक़्तिदार की ख्वाहिश को बाहर नहीं फेंकेंगे उखाड़ के, जब तक आप मरने के खौफ को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, आप तरक्की कर ही नहीं सकते। भाई आपने अगर महंगा पेट्रोल खरीदना तो खरीदते जाइए। मैं एक बोल्ड सवाल कर रहा हूं, थोड़ा सा आपने बड़ी बोल्ड बात की है, बड़ी बादराना बात की है। क्या ये मैसेज तमाम पार्टियों के लिए एक रास्ती बोर्ड है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो? शेख साहब, मैं सबके लिए कह रहा हूँ ना जी, मैं हुजूर सबके लिए कह रहा हूँ। अब देखिए ना, मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, मैं आपके साथ मैं बेशतर मर्तबा ये बात कह चुका हूँ। ये तो अब मेरे ख्याल में शायद ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, जो अभी मैंने बात की है। जाइए जाके ईरान से आप इन तीनों चीजों का सौदा कर लीजिए, आप देखिएगा कि आपका मुल्क तरक्की करेगा। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क बर्बाद हो रहा है, अवाम तबाह हो रहे हैं, कि आप मतलब क्यों नहीं ये बात सोचते, क्यों नहीं ये बात, क्यों सिर्फ ये डर, हमें यह डर है कि हमने अगर ये इक़दाम किया, हमने ये अगर कदम उठाया तो अमेरिकन हमारे से नाराज हो जाएंगे, अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे से नाराज हो जाएगी। जब अमेरिकन गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी तो हम जान से भी जाएंगे, इक़्तिदार से भी जाएंगे। तो यार इक़्तिदार तो जाना ही है एक दिन, जान तो जानी है एक दिन, लेकिन मरते मरते भुट्टो बन जाइए। आज भी नारा लिख लीजिए, वो ये जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। कितने अर्सा हो गया मरे हुए, लेकिन भुट्टो जिंदा है। किस वजह से? किस वजह से? दो तीन चीजें हैं ना उसकी, और कोई खास ऐसा चीज तो नहीं है। एटम बम बनाने का दागवेल रख दी, इस्लामिक समिट करवा दी, आपने इस मुल्क में शराब को ममनू कर दिया, आपने कादियानी को गैर मुस्लिम कर दिया। जिंदा हो गया भुट्टो, क्या हो गया? मर गया था ना, मर ही गया ना। अब आप भुट्टो को ज्यादा याद करते हैं और मारने वालों को आप याद नहीं करते। ये चीजें है ना, ये चीजें जब तक आप अपने अंदर नहीं समझेंगे, आप नहीं इसको समझेंगे, नहीं हो सकता। मतलब आपने अगर महंगा तेल लेके महंगे लोगों को देना है, अब मैं मिसाल के तौर पे आप मुझे बता सकते हैं कि तेल की कीमत क्या है? और ईरानी तेल की कीमत, ईरानी तेल जो कोयटा में पेट्रोल पंप्स के ऊपर बिक रहा है, उसकी कीमत देख लीजिए और अपने तेल की कीमत देख लीजिए क्या है।
ईरानी गैस की कीमत देख लीजिए, अपनी एलपीजी की कीमत देख लीजिए। मतलब पता नहीं अब किसको खुश कर रहे हैं, किसके लिए खुश कर रहे हैं। भाई अब जब मैं ये बातें करता हूँ तो फिर ये उसका जो मेरे पे इल्जाम आता है वो ये आता है कि जी मैं शायद गुस्से में हूँ। मैं किस वो गुस्से में हूँगा? नहीं, ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है, ये आपका फितरी रद्द-ए-अमल है, हर पाकिस्तानी का रद्द-ए-अमल है। मियां शायद साहब आप कुछ बात सवाल करना चाह रहे हैं शेख साहब से? देखिए शेख साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन सर जो वोट को इज्जत दो का नारा था मुस्लिम लीग नून का, अपोजिशन कहती है कि वो तो नारा खत्म हो गया और वो तो कुछ और बात करती है। तो आप क्या कहते हैं सर कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम है? यार मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप बड़े अक्लमंद, बड़े ज़हीन हो, बड़े समझदार हो, इन नारों से लोगों के पेट भरते हैं यार? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आई। मैं ये आपको ये लिख के दे देता हूँ अपनी उम्र के हिसाब से, मैं आपके साथ ये कमिट कर लेता हूँ कि आज 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 आप इस पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी को बेहतर कर दीजिए, उनको चैन दे दीजिए, सुख दे दीजिए, उनका खाने का बंदोबस्त कर दीजिए। यकीन कीजिए कि आपको किसी नारे की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा नारा क्या हो सकता है? आप किसी की भूख खत्म कर दें। अच्छा शेख साहब, बिजली महंगी हो रही है, आईपीपीज जो है कैपेसिटी पेमेंट लेकर लोगों का जीना हराम कर दिया है, वो तो लोग तो जो है सिसक रहे हैं। मैं तो जी आपसे जी तो गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि आपको तो किसी नारे की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे तो उन्होंने 3 नारे लगाए थे, याद है आपको? रोटी कपड़ा और मकान, यही नारा लगाया था ना। अच्छा शेख साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपके सफ़ों में आपके साथी, आपके दोस्त जो हैं, एक तो हम देख रहे हैं फैज़ हमीद साहब का एहतसाब शुरू हो गया, सब ने इसको अप्रिशिएट किया, कुछ आवाज़ें बाजवा साहब के खिलाफ भी उठ रही हैं और वो ज़ाहिर लिंक नज़र आते हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी इसमें संजीदा है और ये कर पाएगी? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, मैं इस बात पे पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक मुरवजा तरीका है, हर किसी समय आपके सियासतदानों, क्योंकि सियासतदान एक ऐसी चीज है जिसने अपना गिरबान किसी के हाथ में पकड़ा दिया और अपनी कमजोरियों की वजह से पकड़ाया। क्यों? इसलिए कि एक आता है, दूसरा उसकी टांगें खींचता है, तीसरा उसके खिलाफ नारे लगाता है। जब आप कमजोर तरीन अदारा आपका है, बाकी इदारों का अपना एक तरीका है, उनको उनके अपने तरीके से उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप क्यों उसमें दखल अंदाजी करते हैं? आपके कहने से या मेरे कहने से या मेरे यहाँ पे दलाइल देने से क्या फैज साहब जो हैं वो वहां से छूट जाएंगे? क्या बाजवा साहब पे रिलीफ आ जाएगा? क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? मैं इस चीज के सख्त खिलाफ। आपने अगर कुछ करना है ना, मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपने कुछ करना है भूल जाइए उनको यार। आप इस मुल्क के अवाम का सोचें बस। शेख साहब, बड़ी आपने मुनासिब बात की है, इस मुल्क के अवाम का सोचें। शेख रोयल असगर साहब वेटरन पॉलिटिशियन थे हमारे साथ और एक हमें रस दिखा रहे थे, अगर हमें नज़र आ जाए तो। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बहुत सी और भी खबरें हैं, ये गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, अब हमने बात तो आईपीपीज़ की करनी है, मगर मैं ज़रा एक और हवाले से आपको इस बात को एक नए एंगल से आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टोरी की कि जनाब अख्तर मैंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा जी इससे तो बेहतर है मैं पकौड़े बेच लूँ। कोई पकौड़े बेचना बहुत बड़ा गुनाह है। मेहनतकश जो है, इधर कैमरा के पीछे खड़ा हुआ आदमी हर मेहनतकश जो हक हलाल की रोटी खाता है, यहाँ की शराफिया उसे जो है कमतर और घटिया ही समझती है। हर चंद कि ये मां ना समझें, वो जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके दिल, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं और हर एक ऑप्रेस्ड नेशनैलिटी के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। मगर आपकी और मेरे राइट्स का जब बुलंदो बाला मकामात पर बैठे हुए लोग पकौड़ों की तरह बेच आते हैं आईपीपीज़ में, बेइज्जत तो इन्हें होना चाहिए, कम तर तो हमें इन्हें समझना चाहिए। मगर ना जाने क्यों हम हर मिसाल में गरीब आदमी और हलाल की रोटी खाने वाले को 2 नंबर समझते हैं, हालांकि 2 नंबर हम खुद होते हैं। मियां साहब, ये मुझे दुख हुए दिल से बात थी, ये मैंने ज़रूर करनी थी। मगर अब आते हैं इसकी तरफ। ये जो आपने आज मुझे बताया और मैसेज भेजा, ये क्या था कि ये जो विंड एनर्जी बन रही है उसमें भी हमारी खाल खिंच रही है।
काश साहब देखें, जो आप बात कर रहे थे, अगर जिम्मेदारों को कटहरे में ले आया जाए और उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाए तो बिजली सस्ती हो जाएगी। जो विंड पावर प्लांट्स हैं उसमें कोई फ्यूल आता है काश साहब? कभी आपने देखा है कि विंड पावर प्लांट्स में कोई फ्यूल डलता हो, या जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उनमें फ्यूल डलता हो? उनमें कोई फ्यूल नहीं होता। वन टाइम कास्ट होती है $1 अरब के। आपने विंड पावर प्लांट्स लगाए और उनकी बिजली जो है वो 51 रुपए फी यूनिट तक जो है वो सार्फिन को मिल रही है, और वो पिछले साल वो पावर प्लांट चले ही नहीं है। उनकी जो ट्रांसमिशन लाइंस है वहां से बिजली तरसील हुई नहीं है। 10 अरब रुपए उनको दे दिए गए। कैसा सोलर पावर प्लांट जो हमने बहुत डंके बजाए थे, मुझे पता है, मैं वहां गया था 2015 के बाद, और जो वहां पर डंके बजे थे और उसकी बिजली पता कितने की मिल रही है? उसकी बिजली 45 रुपए फी यूनिट की मिल रही है, जो कि पिछले दिनों वफाकी वजीर साहब कह रहे थे कि 10 रुपए की बिड खुली है कराची में जो के इलेक्ट्रिक की, और हम जो है हाइडल पे नहीं जा रहे, हम सोलर पे जा रहे हैं। दोबारा वो स्कैंडल जो है वो दोहराने जा रही है हुकूमत। और इस हवाले से देखें, जो कोल पावर प्लांट उस वक्त हमने दरामदी कोयले पर लगाए थे, जिसकी बिजली हम 70 रुपए फी यूनिट तक भी लेते रहे हैं, अब हमें ख्याल आया कि उसको हमने मुकामी कोयले पे मुंतकिल करना है। उस पर 150 अरब रुपए लगेंगे। काश साहब उसका 4 साल जो है वो लगेंगे, 4 साल उसको मुंतकली पे। अब मालूम नहीं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, वो दोबारा सब क्रिटिकल लगा दी जाएगी साहब, और फिर वो माहौल को जो है वो उजाड़ दिया जाएगा। ये बाद में पता चलेगा, इससे कुछ 4 साल बाद। और जो 4 साल बाद हम एक एनर्जी से रिलेटेड एक इंतहाई आला दिमाग जो है, उन्होंने मुझे ये बताई कि ये जो चाइनीज प्राइवेट कंपनियों से मुआहदे हुए थे, अगर कोशिश की जाए, तहकीक की जाए, तो मकामिया दे से भी बिचों निकल आएंगे। यानी जब वो खुद मना कर रहे थे, यहां पे हम आपके मेरे प्रोग्राम पे ये बात हुई कि उन्होंने कहा खुदा दा वास्ता जी इंज ना करो, हालांकि वो उनको ठेके मिल रहे थे, वो खुद समझ रहे थे कि ये सस्टेनेबल नहीं है। तो अब मुझे विंड, आई हैव गॉट द विंड ऑफ इट, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं, कि जनाब इनका भी जरा पता कराएं तो इनके भी मकामी बेनिफिशियरी भी निकल आएंगे साथ। मियां साहब, इस हवाले से कोई बात है आपके पास या मेरी खाम ख्याली है? काश साहब, ये तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि जब विंड पावर प्लांट लग रहे थे तो इसकी लिस्ट जो थी वो सामने एक वजीर साहब की आई और उनको ये कहा गया कि इनमें से 11 जो हैं आपने टिक करने या रिकमेंड कर दें। तो पर पावर प्लांट 1.5 करोड़ रुपया लगा सिर्फ टिक करने का। उसके अलावा जो मामलात हैं वो अलग हैं, उसको छोड़ें। साहब, ये सोलर और ये कोल और ये कब लगे मियां साहब? ये सोलर लगाएंगे, अब कोल लगाएंगे, अब जो विंड लगाएंगे, ये केड़े सन माहिरीन? सर देखें, माहिरीन जो थे 1990 से लेकर अब तक जितने भी माहिरीन थे वो एक एक ओहदे पर कई साल रहे। काजी साहब, उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने मुआहदे किए, उन्होंने लगवाए, उन्होंने ही सब कुछ मामला तय किए, और फिर उसके बाद जो है वो मामला जहां जहां गए वहां तक चले गए। यहां पर तो ये हुआ है कि मिट्टी के तेल से पुर्जे धोकर लगा दिए गए और उनको 2.5 करोड़ रुपया उनको जो है वो अलाउंस दे दिया गया। यहाँ पर यहां तक हुआ है। मैं उन तकारीब में जो खुद मौजूद होता रहा हूं। अच्छा, ये मियां साहब, मैं साथ ये जो एक दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, शायद आप भी देख रहे होंगे, आपके सामने PGM लगा होगा। ये वो किसान हैं, पहले तो इनके साथ वो हशर किया जिसको जस्टिफाई करते फिरते हमारे बलोचिस्तान के पिछले जो एक्स PM साहब थे, जिनके मुंह से निकल गया था कि ओ जी रहन दो, फार्म 47 की गल भी कर देंगे असी अगर आपने जो है मेरे गंदम का स्कैंडल निकाला तो। और जिस पे हल्फन कहा, हनीफ अब्बासी साहब ने हल्फन कहा कि मेरे सामने उसने बात की, एंड देन उन्होंने डिनाइल दे दिया। तो अब ये आए हुए हैं, अब इन्हें मार मार के हम पहले इनको वो मारेंगे जो बिजली बनाने वाले थे, वो इन पर माशी तशद्दुद करेंगे। अब हम ये जब अपने राइट्स के लिए निकलेंगे कि इनकी गंदम की कीमत नहीं लगी, इनके जो इनपुट्स थे उनको इतना आपने महंगा कर दिया। आपने सेस के नाम से जब आप खाद बना रहे थे तो जो इनसे पैसे लिए वो खाद बनाने वाले ले गए। उन्होंने कहा जी आप तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे। ये रऊफ क्लासरा की स्टोरी थी, मेरे साथ ही उन्होंने की थी। तो अब हम इनका मार मार के बुरकस निकाल के इनको घर भेज देंगे मियाँ साहब? नहीं काजी साहब, ऐसा ही होगा, लेकिन इसका एक हल है। क्यों नहीं हम साहब उस तरफ जो है वो लेके जाते हैं? क्यों नहीं हम उन लोगों को पकड़ते हैं, उन लोगों को पकड़ के कटारे में लाते हैं और उनको जेलों में फेंकते? जब उनको जेलों में फेंकेंगे वो कौम भी मुतमिन हो जाएगी और बिजली खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। सर बिजली सस्ती करना मुश्किल नहीं है। मेरी बात होती रहती है नेपरा में, नेपरा सबसे बड़ा रेगुलेटर है।
वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो वहां चीखते चलाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। पिछले दिनों में गया, वहां पर एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि 68 अरब रुपए वेव ऑफ कर दिए गए एक कंपनी को, और उनको कहा गया कि इसको रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया जाएगा और कंज्यूमर को डाल दिया जाएगा। ये चंद दिनों बाद इसकी समाप्त भी होगी। इस तरह के सौदे हो रहे हैं सर। आप कभी मेरे साथ आए, नेपरा जाएं, आपको पता चले कि वहां पर किस तरह माफिया फिरता है। इस मुल्क में जब तक ये माफिया का कलाकमा नहीं होगा, बिजली सस्ती नहीं होगी सर। आप यहां पर हाइडल की लाइनें लगा दें, बिजली सस्ती नहीं होगी। वो इसलिए कि जिस प्रोजेक्ट में खांचे नहीं होंगे, जिस प्रोजेक्ट में खांचा बहुत बड़ा लगेगा, वहां बिजली कैसे सस्ती होगी सर? वहां टेक्नोलॉजी जो है कंप्रोमाइज हो जाएगी। हमारी टेक्नोलॉजी कंप्रोमाइज हुई है। हमारा नीलम झेलम आज तक बंद है सर। 27 करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है। देखो और उस कंपनी को हमने आज तक नहीं पूछा कि तुमने ये नीलम झेलम बनाया था, ये टनल जो है कोलैप्स कर गई, ये क्यों कर गई? इस पर 500 अरब रुपया जो लगा था 84 अरब के बजाय, वो किसने लगाया था? वो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई तो जिम्मेदार होगा सर उसका। नहीं, उसमें मैं आज तक नहीं पूछा गया। एक जो हमारे मरहूम दोस्त हैं, उनके मिसरे में बात खत्म कर देता हूं कि रल के मारे मिल के खादे चो कलबूत नहीं मिलते। मैं यार वजह क्या है? तो अपने आप को कौन हैंग करेगा? आप जब ये एहतसाब उस सतह पे हो, उस मकाम पे हो कि जो पार्टियां इंटरेस्टेड ना हों, जिनके किसी बच्चे, बाप, भाई, बहन, किसी के ये इसमें इंटरेस्ट और स्टेक्स ना हों, अगर तो वो करेंगे तो फिर तो होगा, वरना खुदकुशी क्यों करेंगे? हम एक जहाज करा के निकल चलेंगे यहां से। अच्छा मियां साहब को 25 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स भी लगने हैं, तो उनके इंटरव्यू कैसे होंगे और उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी? मियां साहब कैसा आप देखें जरा, वो जो आपने यूनिवर्सिटियों की बात की है, क्या आपने उनको प्रोजेक्ट्स को देखा है? कई 100 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसकी लिस्ट मेरे सामने आई, तो मैंने देखा कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो उस पर इतना बजट खर्च कर दिया गया, एक भी रिसर्च का प्रोजेक्ट नहीं था। तो ये तो मुल्क में मजाक ही हो रहा है ना कैसा? नहीं, अच्छा नहीं, वो तो खैर हम माशाल्लाह जो रिसर्च करते रहे वो हमारे सामने ही है। मगर नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं और मियां शाहिद साहब, इससे पहले कि हम इजाज़त लें, इट्स नो मोर अफोर्डेबल, इट्स नो मोर सस्टेनेबल, we'll have to do something. इंशाल्लाह we'll do something and we'll arrest the situation, मगर हमें उनको अलग करना पड़ेगा जो खुद इसके बेनिफिट्स हैं। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।